तो दोस्तों बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1964, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974 या फिर ऑप्शन डी 1981। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। दोस्तों अगर आप एड्रेस देते हैं कहीं पर तो आप अपना पिन कोड यूज करते हैं जो कि 6 अंकों का होता है, और ये जो प्रणाली है पिन कोड प्रणाली, इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 9 फरवरी, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 29 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 23 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास या फिर ऑप्शन डी वाल्मीकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्मीकि। दोस्तों याद रखिएगा कि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे तो याद रखिएगा कि नरहरि दास थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे तो याद रखिएगा रामानंद थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु कौन थे तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी बोल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी राइन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि संसार की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है जो कि अफ्रीका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा अमेजन नदी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी जहां आरा का मकबरा, ऑप्शन बी मुमताज का मकबरा या फिर ऑप्शन डी रजिया सुल्तान का मकबरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। दोस्तों याद रखिएगा कि ताजमहल जो कि आगरा में है, बिल्कुल ऐसा ही जो एक महल बना हुआ है जो कि बीबी का मकबरा के नाम से फेमस है जो कि औरंगाबाद में है। तो याद रखिएगा कि बीबी के मकबरे को और द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपको पता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है, और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो याद रखिएगा कि आंवले में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सतपुरा और अजंता पहाड़ियों के मध्य से कौन सी नदी प्रभावित होती है? ऑप्शन आपके सामने माही नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 3 पहाड़ियां जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है और जो अजंता पर्वत श्रेणी है। याद रखिएगा कि विंध्याचल और सतपुरा के बीच में से नर्मदा नदी बहती है, और जो सतपुरा और अजंता पहाड़ी है इसके बीच में ताप्ती नदी बहती है। तो याद रखिएगा पूछा गया है आपसे कि सतपुरा और अजंता पहाड़ियों के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, रामायण का नेपाली अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने बिल्किंस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दलाई लामा या फिर ऑप्शन डी भानुभक्त आचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानुभक्त आचार्य। दोस्तों याद रखिएगा कि रामायण का नेपाली में सर्वप्रथम अनुवाद भानुभक्त आचार्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कीटों में किसके विद्यमान होने के कारण अपने मार्ग का पता लगा सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने हिमोजाइम, ऑप्शन बी फिरोमोन्स, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
फिरोमोन्स। दोस्तों आपने कीटों को देखा होगा, जैसे कि चींटी है वो एक के पीछे एक लाइन बना के चलती है और उन्हें इसका पता कैसे चलता है, तो याद रखिएगा कि इनमें जो तत्व होता है जो कि फिरोमोन कहलाता है, ये पदार्थ क्या करता है, ये पदार्थ एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है और उसी के कारण कीटों को पता चल जाता है कि ये रास्ता सही है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो 4 विटामिन है जिसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि कीड़ा, आप इस कीड़े को याद रखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है। तो याद रखिएगा कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है यानी कि विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी ऑस्मियम, ऑप्शन सी क्रोमियम या फिर ऑप्शन डी कोबाल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्मियम। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु लिथियम है और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 36 या फिर ऑप्शन डी 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में टोटल 36 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा जॉन मिथाई थे। अगला क्वेश्चन, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने पोमोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन सी अर्निथोलॉजी या फिर ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी कहलाता है, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है और छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है और ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय ग्रंथि है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इसमें कौन भूफल बनते हैं? ऑप्शन आपके सामने प्याज, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर प्याज जो है वो तने के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आपसे फल पूछा है लेकिन यहाँ पर प्याज जो है वो तना है। अगर हम गाजर की बात करें तो ये जड़ है और तरबूज जो है वो एक फल है, यानी कि मूंगफली एक ऐसा फल है जो कि भूमि के नीचे लगता है, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने कृष्ण क्रांति बैगन उत्पादन, ऑप्शन बी गोल क्रांति आलू उत्पादन, ऑप्शन सी लाल क्रांति टमाटर उत्पादन या फिर ऑप्शन डी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण क्रांति वैगन उत्पादन। दोस्तों याद रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध वैगन उत्पादन से नहीं है बल्कि पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मर्रे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप पर है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है वो मर्रे डार्लिंग नदी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने गोमती नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या फिर ऑप्शन डी काली नदी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो काली नदी है यह भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काली नदी भारत के किस राज्य का हिस्सा है तो याद रखिएगा उत्तराखंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक प्रदूषक है? ऑप्शन आपके सामने फ्रियॉन, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, एक होता है मात्रात्मक प्रदूषक और एक होता है गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक क्या होता है कि उसके होने से ही वातावरण में खतरे की समस्या होती है, यानी कि जो फ्रियॉन है और जो डीडीटी है ये वातावरण में होने से ही बड़ी समस्या की घटना हो जाएगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गुणात्मक प्रदूषक तत्व नहीं है, यानी कि ये अगर पर्यावरण में रहेगा तो नुकसान नहीं है, लेकिन एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में रहेगा तो हमारे लिए खतरे का सूचक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर मात्रा इसकी बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो जाती है, इसीलिए मात्रात्मक प्रदूषक है, यानी कि मात्रा अधिक होने से ये प्रदूषण का काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भावात्मक एकता समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता समिति के पहले जो अध्यक्ष थे वो इंदिरा गांधी थे और जो भावात्मक एकता समिति है उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा 1961 में किया गया था, और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब किया गया था तो 1967 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 23 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।